कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। नो डेमोक्रेसी, सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की पट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। मलिक रियाज हुसैन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहां तो खामोश रहे, लेकिन बाहर निकलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बरस पड़े। मलिक रियाज ने आज सबूत का पिटारा तो खोला, मगर नहीं मालूम कि तमाम सबूत जाहिर कर दिए या कुछ रोक लिए हैं। फैसला होना है कि मलिक रियाज ने जो सबूत दिए वो सच्चे हैं या वो जालसाजी या बाकायदा ब्लैक मेलिंग के मुर्तकिब हुए हैं, मगर ये फैसला करे कौन। मेमो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि मेमो एक हकीकत था और हुसैन हक्कानी उसके मुल्जिम हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज दिन है दस्तावेजात का, इंकशाफात का, और बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस्लामाबाद में एक तरह का भूचाल और ज़लज़ला आया। दस्तावेजात और इंकशाफात के न्यूक्लियस मरकज़ हैं बहरिया टाउन के बानी जनाब मलिक रियाज हुसैन, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जहां पर उन्होंने अपना तहरीरी बयान भी जमा कराया। और वो दस्तावेजात जिसकी इत्तला आप तक मुसलसल पहुंचती रही है, वो पूरा पलंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दे दिया, पाकिस्तान भर के मीडिया में और पूरी दुनिया में उसको जारी कर दिया। इन इल्ज़ामात का, इन दस्तावेजात का फोकस डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे हैं, और इन तमाम इल्ज़ामात का उन्होंने माली मनफियत हासिल करी, 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ़ायदे हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब मलिक रियाज हुसैन, उनके वकील और उनके केस का फोकस थे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब बाहर निकले जनाब मलिक रियाज हुसैन, तो उन्होंने इस्लामाबाद के मेरिट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तोपों का रुख उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया और बराह रास्त सवालात उनसे दाग दिए। सवालात के दागने का मतलब ये था कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो शायद वो उस बात पर पूरी तरह से उनको यकीन नहीं है। इसीलिए इस किस्म के सवालात और ये घनगरज उन्होंने मखसूस की जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकले और मेरियट होटल में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बुनियादी सवालात उठाना था। जनाब मलिक रियाज हुसैन ने इस सिलसिले में जो बुनियादी सवालात उठाए, उसका एक एक का हम जायजा लेते हैं। इन सवालात के जवाबात भी फौरी तौर पे मिल चुके हैं, लेकिन अहमियत इस बात की है कि, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये सवालात क्यों पूछे और क्यों अब उनकी तनकीद का रुख चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात तक पहुंच चुका है। इसके पीछे क्या कोई मोटिव है या उनकी डेस्परेशन, इसका जवाब फिलहाल नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने सवालात पूछे, उसका एक एक का हम जायजा लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा, मेरे 3 सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। रात के अंधेरे में कितनी मेरी मुलाकातें उनके साथ हैं, और क्या अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता? क्या उन मुलाकातों में अरसलान इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था? उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। मलिक रियाज हुसैन का ये सवाल, अभी इसकी गर्दिश ही हो रही थी, अभी ये सुनाया ही जा रहा था टेलीविजन चैनल्स पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार डॉक्टर फ़कीर हुसैन फौरी तौर पे मीडिया में आए और उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर फ़कीर हुसैन ने इस सवाल के जवाब में जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, 2-3 मीटिंग में मैं शामिल था। चीफ जस्टिस साहब के घर ये आए थे और प्रपोजल इनकी ये थी कि विद दिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपीपी एंड द पीएमएलएन द democratic institutions will be restored, democracy will flourish, or independent judiciary is also going to be restored.
لیکن اس حوالے سے ان کی پروپوزل یہ تھی کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس میں ان دونوں پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹو کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ریسٹوریشن کا پروسیس ہے یہ بھی اس میں بھی میری اگر مدد ہو تو مجھے خوشی ہوگی، بیکاز ایز اے بزنس مین میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ترقی ہو، ڈیموکریسی ہو اور انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہو۔ تفصیل سے ڈاکٹر فقیر حسین رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ملاقاتیں انہیں یہ یاد نہیں کہ 2 ہوئی تھی یا 3، لیکن ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں ملک ریاض حسین صاحب نے کہا تھا کہ وہ عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایسی طرح سے جیسے انہوں نے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل نون یا پی اے پی پی کو ملایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کب ہوئیں، یعنی کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد، اور اس وقت جب تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کا معاہدہ موجود تھا جسے جناب ملک ریاض حسین کے توسط سے مکمل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فقیر حسین نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں جو پیغام وہ لائے تھے ملک ریاض حسین صاحب وہ یہی تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے ساتھ جمہوری اداروں کی بحالی ہو اور عدلیہ کی بھی بحالی ہو۔ ڈاکٹر فقیر حسین نے اپنے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہو جائے جناب صدر آصف علی، اس وقت وہ صدر نہیں تھے، آصف علی زرداری سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سیاستدانوں سے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، اور انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی۔ جناب فقیر حسین نے اس بات پر تبصرہ نہیں کیا کہ ارسلان افتخار ان ملاقاتوں میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے۔ اسی موضوع پر اور اسی سوال کے جواب میں جناب اعتزاز احسن نے کہا کہ انہیں ان ملاقاتوں کا علم نہیں تھا۔ جناب اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی سفیر سے یا کسی بھی ایسے آدمی سے نہیں ملا کرتے تھے جو پیغام لے کے آیا کرتا تھا۔ اعتزاز احسن نے اسی جو سوال تھا، اس جواب کا جو جواب تھا جناب ڈاکٹر فقیر حسین کا، اس کو سپورٹ کیا اور اس حوالے سے اپنا موقف دیا۔ ان باتوں کا امین نہیں ہوں، اور مجھے تو یہ علم ہے کہ کہا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جب ہماری موومنٹ چل رہی تھی تو گورنمنٹ کے کسی پیغام رساں شخص سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اور ہم بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی آ جاتا تھا جس طرح طارق عزیز میری طرف آتے رہے پرویز مشرف کے وقت میں، اور مختلف پیشکشیں لے کے آتے رہے، اور تو میں تو شیئر کرتا تھا سارے کا سارا اسی روز خود سویرے چیف جسٹس صاحب سے، جو کہ ہمارے ایک لحاظ سے قائد بھی تھے اس موومنٹ کے، اور جن کے بارے میں اور جن کی لیے ساری موومنٹ تھی، اور جن کے بچوں کی بڑی قربانی ہے، جو 5 مہینے ایک عمارت میں گرفتار رہے ہیں۔ تو لیکن اگر یہ ملاقاتیں ریاض نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو کنفرم کیا ہے، تصدیق کی ہے رجسٹرار ڈاکٹر فقیر حسین صاحب نے، ضرور ہوئی ہوں گی۔ میں ان کے بارے میں کیونکہ امین نہیں، تو میں اس سے زیادہ بات کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے طور پہ جناب اعتزاز احسن نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے اس کی اطلاع نہیں تھی۔ ملک ریاض حسین نے آج اسی پریس کانفرنس میں ایک اور سوال جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب جب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ رکھا تھا یہ پوچھا۔ تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ اسی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا اور انہوں نے کیوں سوئے موٹو نہیں لیا۔ اس کا بھی جواب مل چکا ہے، اور یہ جواب دیا ہے جناب اعتزاز احسن نے، جن کے حوالے سے یہ خبریں پہلے ہی گردش کر رہی تھی کہ جب جناب ملک ریاض حسین نے اعتزاز حسین صاحب کے ساتھ یہ دستاویزی ثبوت یا دستاویزات شیئر کی تھی، تو اس کے بعد جناب اعتزاز احسن
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे और उन्होंने इस हवाले से उन्हें मुत्तला भी किया था। आज जनाब एतजाज़ अहसन ने इस बात की तस्दीक की है, गो कि उन्हें वो टाइम याद नहीं है कि वो कब गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन ये लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। जनाब एतजाज़ अहसन ने कहा कि वो गए थे, उन्होंने ये बात कही कि वो कोई दस्तावेज़ात अपने साथ लेके नहीं गए थे, उमूमी उन्होंने गुफ्तगू की थी और जिस पर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। और जनाब एतजाज़ अहसन के बकौल उन्होंने कहा था कि वो इस सिलसिले में अरसलान से बासपुरस करेंगे। एक अमूमी जनरल बात मैंने ज़रूर की चीफ जस्टिस साहब से और ये अर्ज की कि इस बारे में मुझे तशवीश है कि बाहर कुछ बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अरसलान से दरियाफ्त करेंगे और उन्होंने काफ़ी वो भी उस वक्त ज़रा मुस्तरब हुए और उन्होंने कहा वो अरसलान से ज़रूर दरियाफ्त करेंगे। और मुझे उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने एक दोस्त का हक अदा किया है। तीसरा सवाल जो मलिक रियाज हुसैन ने आज पूछा, फिलहाल उसका बाज़ाब्ता जवाब नहीं है, जो जवाब फिलहाल हमें हासिल हुआ वो आपको बताते हैं। पहले मलिक रियाज का तीसरा सवाल भी सुन लीजिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। अहमद खलील मेरा पार्टनर एक प्रोजेक्ट में, अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे, वो कौन आए? इससे ये वो सवाल है जिसका फिलहाल हमें कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं मिला है। जैसे कि इसके पहले दो सवालों में हमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कॉन्फर्मेशन मिली कि ये 2 या 3 मुलाकातें हुई थी जिसका ताल्लुक बहाली अदलिया से था और एतजाज़ अहसन कहा कि उन्होंने उमूमी बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन इल्ज़ामात के बारे में जो अरसलान इफ्तिखार के हवाले से उनके इल्म में थे। ये वो सवाल है अहमद खलील के घर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अरसलान इफ्तिखार की मुलाकात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अरसलान इफ्तिखार की मुलाकात वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से हुई और इस मौके पर मलिक रियाज भी मौजूद थे। इसका कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं मिला, लेकिन हमारे साथी और मुमताज़ जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी का ये कहना है कि उनकी मालूमात के मुताबिक ये ईद का मौका था जब अहमद खलील के घर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरसलान इफ्तिखार के साथ गए थे। अरसलान इफ्तिखार के बारे में बताया गया कि अहमद खलील से उनके करीबी ताल्लुकात हैं। अहमद खलील के बारे में मलिक रियाज ये कहते हैं कि उनके एक किसी प्रोजेक्ट में उनके साथ पार्टनर हैं और अंसार अब्बासी का कहना यह है कि ये ईद का मौका था और इस मौके पर जब अहमद खलील के घर पे अरसलान इफ्तिखार और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए थे, अचानक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए और जिसकी पेशगी इत्तला जनाब अंसार अब्बासी के बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं थी और वहाँ पर ये मुलाकात हुई है। जनाब मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकातों का जिक्र है, हमें नहीं पता कि वो एक मुलाकात की या एक से ज़्यादा मुलाकात की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुलाकात हुई है उस हवाले से अंसार अब्बासी की इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात अचानक हुई थी और ईद के मौके पर हुई थी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उन दस्तावेज़ात का और सबूतों के पिटारे का जो कि आज खोला गया है। ये वही दस्तावेज़ात और सबूत हैं जिनका जिक्र आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी देखते रहे हैं। आज वो एक बाज़ाब्ता तरीके से सामने आ गए हैं। दर्जनों दस्तावेज़ात हैं, दर्जनों रसीदें हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। असल ड्रामा आज देखने में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके बाहर, जहां मलिक रियाज हुसैन आज पेश हुए। पहली बार उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पेशी हुई थी और उसके साथ ही वो बयान जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया और उसके साथ जो उन्होंने दस्तावेजी सबूत जारी किया वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को एक साथ उसका इजरा भी कर दिया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत के दौरान ये बात बहुत अहम है कि अरसलान इफ्तिखार के वकील जनाब सरदार इसहाक ने कहा कि इस मामले में किसी भी तफ्तीशी इदारे से तफ्तीश करा लें, जुडिशल कमीशन बना लें, उन्हें इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, सरदार इसहाक ने कहा। इसी दौरान मलिक रियाज हुसैन के वकील जनाब जाहिद हुसैन बुखारी का कहना यह था कि उनके
उनके मुवक्किल के साथ मलिक रियाज हुसैन के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज हुसैन के और बहरिया टाउन के हवाले से तमाम रिकॉर्ड FBI से रिकॉर्ड और दूसरी महकमों से रिकॉर्ड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन वगैरह से मंगाया गया है, जबकि अरसलान इफ्तिखार से अदालत की जानिब से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। आज दिन था उन दस्तावेज़ात का जो बाकायदा जिनका इजरा हुआ है, और आज इस हवाले से जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं और जो सबूत और जो रसीदें पेश की गई हैं वो यकीनी तौर पर एक बहुत अहम मामला है और वो एक यकीनी तौर पे बहुत अहम सबूत है। लेकिन ये हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये सच्ची हैं या झूठी, क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा तफ्तीश होनी ज़रूरी है। इस बात की भी तफ्तीश होनी ज़रूरी है कि ये मामला कैसे तय पाए थे, किस तरह से ये पेमेंट्स हुई थी और क्यों हुई थी, और इसके पीछे क्या कोई मोटिव है या नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गैर जानिबदार और बहुत डीप प्रोब की ज़रूरत है, ऐसी तहकीकात और ऐसी प्रोब जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। इस सिलसिले में जो आज तफसीलात दी गई हैं उसके मुताबिक वही 3 दौरों का जिक्र है जिस पर हम पहले भी करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें बताया गया है कि 2010 में अरसलान इफ्तिखार और उनकी एक साथी खातून ने दौरा किया था लंदन का और मोंटी कार्लो का। इसमें जो दस्तावेज़ात लगाई गई हैं उसके मुताबिक फैमिली के साथ टिकटों और मोंटी कार्लो के टूर्स के अखराजात 22,84,829 रुपये हुए, जिसमें इसके अलावा फ्लैट, ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग पर इसी दौरे पर 65,75,750 रुपये खर्च हुए और 2010 में खर्च की गई मजमूई रकम 88,60,579 रुपये थी। इसमें जो दस्तावेज़ात लगाई गई हैं उसमें हबीब बैंक AG ज़्यूरिख से वो जो कि मलिक रियाज साहब के दामाद का अकाउंट है उससे पेमेंट दिखाई गई है। रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार जो कि रेंट की थी जनाब अरसलान इफ्तिखार ने, इस हवाले से तमाम दस्तावेज़ात, बैंक अकाउंट, चेक अकाउंट और जो पेमेंट हुई वो भी शामिल है। इसके अलावा इसमें वो पेमेंट का रिकॉर्ड है जो कि अरसलान इफ्तिखार, उनके साथ जाने वाली खातून और अहमद खलील के हवाले से है। लंदन से मोंटी कार्लो का ट्रैवल किया इन 3 हजरात में, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। किस तरह से टिकट्स पेमेंट हुए हैं, किस तरह से ये पूरी पेमेंट की गई है, इस हवाले से वो भी है। मोंटी कार्लो में जिस होटल में ये हजरात जाके रहे, अरसलान इफ्तिखार, एक खातून और अहमद खलील, उसकी कॉन्फर्मेशन मौजूद है जिसमें उस होटल के हवाले से तमाम तफसीलात दी गई हैं। इसके अलावा इन्हीं दस्तावेज़ात में बताया गया है कि इस होटल की पेमेंट जो है वो बाकायदा सलमान अहमद के बैंक अकाउंट से की गई है। सलमान अहमद के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई थी मोंटी कार्लो के इस होटल स्टे की, जो कि अरसलान इफ्तिखार ने किया एक खातून के साथ और अहमद खलील के साथ। इसके अलावा 2011 में लंदन का एक दूसरा दौरा किया अरसलान इफ्तिखार में। इसमें होटल के अखराजात 6,92,000 रुपये अदा किए गए और ये लंदन का हिल्टन पार्क लेन होटल है जहां पर ये पेमेंट की गई, और इसकी भी रसीदें और इसके साथ मुंसलिका इनवॉइस और उसकी पेमेंट्स, जो पेमेंट्स की गई वो किस तरह से की गई, वो भी उसका पूरा रिकॉर्ड इसके साथ मुंसलिक किया गया है। 2011 में ही लंदन का तीसरा दौरा किया था अरसलान इफ्तिखार में, जिसमें नकद गाड़ी की लीज और होटल पर खर्चा 34,33,136 रुपये हुआ। अरसलान के अहल खाना के लिए अपार्टमेंट पर खर्चा 25,14,590 रुपये हुआ और 2011 में खर्च की गई मजमूई रकम 59,47,726 रुपीज़ थी। इसमें जो इनेक्शंस लगाए गए हैं उसका ताल्लुक उस पेमेंट से है जो कि इस दौरे के दौरान किए गए। एक बार फिर पेमेंट हबीब बैंक AG ज़्यूरिख के अकाउंट से हुई, सलमान अहमद ने की जो दामाद हैं मलिक रियाज हुसैन के। इसका पूरा रिकॉर्ड है हबीब बैंक AG ज़्यूरिख से किस तरह से इसकी पेमेंट की गई। उस अपार्टमेंट की तस्वीर लगाई गई हैं जहाँ पर अरसलान रहे थे, उनके पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई गई है जो कि उन्होंने वहाँ जमा कराया था टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ। वीज़े की कॉपी भी लगाई गई है। इसके अलावा जो दूसरी पेमेंट्स उनकी हुई इसी दौरान जिस क्रेडिट कार्ड से हुई वो सलमान का क्रेडिट कार्ड था, उसकी पेमेंट्स और उसके साथ तकरीबन 1 दर्जन और दस्तावेज़ात लगाई गई हैं जिससे साबित किया गया है कि इस पूरे दौरे का खर्च भी सलमान अहमद ने उठाया जो मलिक रियाज के दामाद हैं। इन तमाम चीज़ों का डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने जवाब दिया है, वो जवाब जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जानिब से दाखिल हो चुका है। मिसाल के तौर पर सन 2011 में लंदन के स्टोर के बारे में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता किसके क्रेडिट कार्ड से लंदन के फ्लैट का किराया अदा हुआ, ताहम अदायगी मैंने की थी।
اپنے خرچ پر ہی لندن میں فلیٹ کرائے پہ لیا تھا، اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں۔ 2010 اور 2011 میں بھی ذاتی اخراجات پر لندن گیا۔ چیک 15 اگست 2011 کو اپنے کزن حامد رانا کے ذریعے زید رحمان کو ادا کیا، جس کا اکاؤنٹ میزان بینک گلبرگ لاہور میں ہے۔ زید رحمان نے 2011 میں میری رہائش کا انتظام کیا تھا، جو میرے کزن کی وساطت سے ہوا تھا۔ دورے پر 45 لاکھ کے اخراجات آئے تھے جو میں نے ادا کیے، تاہم زید رحمان نے ادائیگی کیسے کی میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ سال 2011 میں 45 لاکھ کی رقم اپنے کزن محمد عامر رانا کے ذریعے زید رحمان کے بینک میں جمع کرائی۔ زید رحمان لندن میں فلیٹ وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا۔ یہ کہنا ہے جناب ڈاکٹر ارسلان افتخار کا۔ انہوں نے اپنے اس جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ میں 32 سال کا نوجوان ہوں اور اپنی روزی کماتا ہوں، کاروبار کے حوالے سے باقاعدگی سے ٹیکس جمع کراتا ہوں۔ ڈاکٹر ارسلان کا یہ جواب ہے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہمیت کی ہے کہ ڈاکٹر ارسلان افتخار جو کہ اب کاروبار کرتے ہیں، جب چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ملٹری رولر جنرل پرویز مشرف نے ریفرنس فائل کیا تھا، اس وقت وہ سرکاری ملازمت میں تھے، اس دوران بھی ان کی حوالے سے تنازعہ اٹھا تھا۔ ہم نے اسی پروگرام میں ڈاکٹر ارسلان افتخار کو بلایا تھا اور ان کی سرکاری ملازمت کے دوران جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی، ان کے جو ٹرانسفرز یا جو ان کو ڈیپوٹیشن پہ لیا جا رہا تھا، ان کا جو پروفائل تھا سرکاری ملازمت کا، اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تھا۔ اب گو کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اس وقت وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، اور اس حوالے سے جو تنازعہ ہوا تھا اس کا تفصیلی جواب انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں دیا تھا جو کہ فروری 2007 میں نشر ہوا تھا۔ آئیے ایک بار پھر ارسلان افتخار کا یہ پروفائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ میں نے تو پروونشل پبلک سروس کمیشن کا کمپٹیٹو ایگزامینیشن اب دا ڈاکٹر بیسکلی، تو وہ میں نے بلوچستان میں جو ہے نا وہ پاس کیا ہوا ہے میرٹ پر، کمپٹیٹو ایگزامینیشن جو تھا اس کا۔ And after that, looking at my aptitude, I was working as a section officer in health department development ke andar. Later on, there was this development ke there is this SIG in FIA, Special Investigation Group Against Al-Qaeda and all that stuff. اس کے لیے آئی والنٹیئر تو انٹیریئر منسٹری نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے میری سروسز جو ہے نا وہ ڈیپوٹیشن پر مانگی تھی، اور انسٹیڈ آف جوائننگ آن دا ویری فرسٹ ڈے ٹو FIA ٹل ٹوڈے آئی ایم اٹس آلموسٹ مور دین 1.5 years کہ میں جو ہوں نا وہ ٹریننگ پر ہوں، آئی ایم گیٹنگ مائی ٹریننگ۔ As far as National Police Academy is concerned, this is one of the most comprehensive institution جہاں پر جا کر you can get training of pertaining these things، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ even if I serve for one day, I should give my 100%۔ تو اس میں as such کوئی بات نہیں ہے کہ جی it's been done this way or that way، جو کچھ بھی ہے that is according to the rules۔ I will جس نے بھی ایسی کوئی بات کی ہے perhaps وہ جو ہے نا he should look into the ESTA code and Civil Services Act 1973 section 10۔ اس کے جو ہے دائرہ کار کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے تحت ہے، نہ اس سے باہر کوئی بات ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ جہاں تک تعلق CSS کا ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اور وہ ایک دفعہ ہو یا 3 دفعہ دیا جائے وہ ٹوٹلی اٹس مائی پرسنل ڈسکریشن ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، آئی کین اپیئر اینڈ دا ایشو ریزنگ کہ جی آئی گاٹ 16 نمبر ان دس تھنگ اینڈ آل دیٹ، تو وہ ایک بات کو جو ہے نا اور زیادہ جو ہے نا صرف اچھالنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس سے پہلے پیپل کین کمپیئر ادر مارکس آلسو، ہاؤ مینی مارکس آئی گاٹ مے بی 70% ان ادر سبجیکٹس، لیکن اس بات کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر ارسلان افتخار۔ سرکاری ملازمت کے حوالے سے جو تنازع اس وقت اٹھا تھا اس کا تفصیلی جواب وہ ہمیں سن 2007 میں دے رہے تھے جب وہ سرکاری ملازمت میں تھے۔ آپ نے دیکھا اس میں یہ ایک اہم معلومات بھی پنہا تھی کہ گو کہ وہ ڈاکٹر تھے، محکمہ صحت میں کام کرتے تھے، لیکن القاعدہ کے خلاف کام ہو رہا تھا، دہشت گردی کے خلاف کام ہو رہا تھا FIA میں، اور اس نے ایک خصوصی یونٹ SIG کے نام سے قائم کیا تھا جس میں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات پیش کی تھی، جس کے بعد انہیں محکمہ صحت سے FIA منتقل کیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر ارسلان افتخار کی آپ نے بات سنی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر یہ تمام ثبوت اس وقت کیوں سامنے آیا ہے؟ کیا یہ ثبوت سچا ہے، جھوٹا ہے؟ ڈاکٹر ارسلان افتخار کو پھنسایا گیا ہے یا وہ خود پھنس گئے ہیں؟ اس سب کا فیصلہ کیسے ہو، کس طرح سے اس بات کی جڑ تک پہنچی جائے اور ایسا جواب حاصل ہو جائے جس سے سب کی تسلی ہو جائے، یہ پوچھیں گے ماہرین سے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔